Only 26 participants. सर आईसी की क्लास की क्लास थी, यस। तो अनिल सर मुझे दे गए ना एंगेज करने के लिए, है ना। आई विल टेक मशीन डिजाइन क्लास। तो अभी आपके जो भी साथी हो जरा उनको व्हाट्सएप पर दे दीजिए कि मशीन डिजाइन क्लास इज गोइंग ऑन, तो जल्दी से आ सकते। सर सब पे आईसी नहीं है ना सर, ऑप्शनल है, तो कई बच्चों पे आईसी नहीं है सर। अच्छा, ये भी चक्कर है। यस सर, आधे बच्चों पे ही है सर, बाकियों पे रोबोटिक्स और सोलर है सर। ओहो, तो फिर मशीन डिजाइन क्लास कैसे हो सकती है? आधे बच्चे छूट जाएंगे फिर तो। वही तो सर, तभी तो मैंने आपसे पूछी कि सर आईसी की क्लास। एक्चुअली अनिल सर तो मुझे बता रहे थे कि सारे बच्चे उसमें एनरोल्ड हैं, तो पैरेलल में आपकी मशीन डिजाइन क्लास हो सकती है। तो अभी जो मतलब कम ही लोग हैं, आधे ही लोग हैं, है ना? सर इतने ही हैं सर। अरे इतने ही हैं आईसी इंजन में, इतने ही लोग हैं एनरोल्ड, है यस ना? सर, इतने ही है लगभग सर। चलो चलो ठीक है। चलो तो फिर अभी मशीन डिजाइन क्लास करना। अच्छा, इसके बाद जो 1 बजे से 2 बजे तक क्लास किस सब्जेक्ट की है? सर मैन्युफैक्चरिंग की है सर। उसमें कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? सर सारे हैं सर उसमें तो। उसमें सारे हैं ना, ठीक है। यस तो सर। वो क्लास भी मैं आज लेने वाला हूँ। पंकज सोनिया जी की क्लास है ना वो। सर फिर लैब भी आप लोगे सर? नहीं, लैब नहीं, 1 से 2 लैब होती है, थ्योरी होती है 1 से 2 तो। नहीं, 2 से 3 होती है सर फिर लैब। हाँ, लैब लैब कोई दूसरे फैकल्टी लेंगे, अच्छा। है ना। 1 से 2 जो थ्योरी क्लास है वो मैं लूंगा, उसमें सारे बच्चे एनरोल्ड होंगे, तो हम मशीन डिजाइन का सिलेबस उसमें आगे प्रोसीड कर लेंगे। यस सर। और अभी जो ये क्लास है इसमें चूंकि सारे बच्चे नहीं है, तो आई विल डू ए जनरल डिस्कशन ऑन द आईसी इंजन, है ना। इसमें हम जनरल बातचीत करते हैं थोड़ा सा। तो चलिए मैं बोर्ड ले लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, इज द बोर्ड विजुअल टू यू? यस सर। ओके, तो चलिए आईसी इंजन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मशीन डिजाइन नहीं कर रहे, अभी आईसी इंजन पे ही बात करें। आईसी इंजन में भी थोड़ी सी मतलब हम हल्की सी टच दे देंगे, मतलब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आईसी इंजन को थोड़ा हैंडल कर लेंगे, है ना। इसको आप अपने सिलेबस का पार्ट मत समझिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन बिटवीन यू एंड मी, है ना, क्योंकि सारे बच्चे नहीं है, अदरवाइज मैं क्लास शुरू करता। तो इंटरनल कंबशन इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, हाँ बोलिए सर। अभी तक सर हम लोग जो मशीन डिजाइन में पढ़े हैं सर, सिर्फ इंट्रोडक्शन था वो। ओनली इंट्रोडक्शन है ना। अब हम पार्ट्स की डिजाइन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में हम सबसे पहले अभी हम स्टैटिक लोड की स्टडी करेंगे, है ना, फिर फटीग लोड की स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे जाएंगे, रिवेटेड जॉइंट्स की डिजाइन करेंगे, है ना। रिवेटेड के बाद में बोल्टेड वगैरह, तो काफी सिलेबस है, पावर स्क्रू है, स्प्रिंग है ना, बहुत सारी चीजों को डिजाइन करते हैं। उसमें आईसी इंजन को भी हम डिजाइन करते हैं, है ना, उसमें भी आईसी इंजन आ जाता है, उसकी डिजाइन आ जाती है। तो चलिए, तो आईसी इंजन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो आईसी इंजन के कंपोनेंट्स आप बहुत बेहतरी से जानते हैं कि सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स लिस्ट कर लेते हैं। तो एक तो सिलेंडर होता है ना, हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर होता है ना। एक आपका पिस्टन होता है, वेरी गुड। और सिलेंडर हेड। क्रैंकशाफ्ट। सिलेंडर हेड तो फिर सिलेंडर के अंदर ही मान लो, है ना, सिलेंडर की पार्ट्स में आ जाएगा। गजन पिन। हाँ, गजन पिन भी है। उससे पहले पिस्टन रिंग्स। कनेक्टिंग रोड ले लो। क्रैंकशाफ्ट। हाँ, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन रिंग्स। और उसके बाद हम ले लेते हैं क्रैंकशाफ्ट, इनलेट आउटलेट वाल्व्स। इसके बाद जो भी आप बता रहे हैं, पिस्टन पिन, वाल्व्स होते हैं सर उसमें, इनलेट आउटलेट वाल्व्स। पिस्टन पिन को गजन पिन भी बोल देते हैं, रिस्ट पिन भी बोल देते हैं, कई नाम है इसके। यस सर। रिस्ट पिन भी बोल सकते हैं, गजन पिन भी बोल सकते हैं, कई नाम। और आपका सर स्पार्क इग्निशन में स्पार्क प्लग प्लग होता है सर, हीटर होती ऐसा है। इंजन में। हाँ,
इंजेक्टर। चलो ठीक है, अब हमने मेन पार्ट्स लिख दिए है ना, ये मेन पार्ट्स हैं, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, है ना। टर्बो चार्ज इंटरकूलर भी तो सर होता है इसमें, और सुपर चार्जर। हाँ होते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। यस सर। बहुत सारे होते हैं, तो अभी हम इनको उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम केवल इन 4 पार्ट्स पे ही बात करने वाले हैं आज, है ना, आज की क्लास में। सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट। तो कनेक्टिंग रॉड के बारे में जरा बात करें, तो कनेक्टिंग रॉड पर किस तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, है ना, किस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, कनेक्टेड पे तो वो थोड़ा सा हम बात करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले। सर, इसमें कंप्रेसिव और टेंसल दोनों स्ट्रेस से प्रोड्यूस होते हैं। किस पे, कनेक्टिंग रॉड पे? यस सर, आधे रिवॉल्यूशन पे तो इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगते हैं, आधे रिवॉल्यूशन में फिर डेवलप इस पे होते हैं सर टेंसाइल इसमें। स्ट्रेस लगते हैं। कंप्रेसिव लगते हैं, और दूसरे कौन से लगते हैं? टेंसाइल। टेंसाइल। और इसके अलावा कोई? और बाकी बियरिंग स्ट्रेस भी शियर आता है। स्ट्रेस लगती है सर। बियरिंग स्ट्रेस लगता है। जी सर, गजन पेन और उसमें। बियरिंग स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या फर्क है? यही पूछने वाला था सर आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष गोयल। उत्कर्ष गोयल, आप ही ने भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे। जी सर। तो उसमें क्या था कि जैसे जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना, यस सर। तो जो चीज हमने बताई थी बिल्कुल वैसे ही वो आपने जो पेजेस भेजे थे उसमें भी वही बात बिल्कुल लिखी हुई थी। तो उसमें जैसे कि एक सिंगल प्लेट है, मान लीजिए दिस इज Yes, प्लेट sir. नंबर 1, यस सर। और मान लेते हैं कि दिस इज प्लेट नंबर 2, है ना, यस। और मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई बोल्ट हमने डाल दिया है, या एक और प्लेट है मान लीजिए नीचे, जी सर। 3 प्लेट है। डबल चेयर। हाँ, तो जब इस पर फोर्स लगाते हैं, है ना, यस सर। जो भी फोर्स आएगा, तो ये फोर्स इस वाले एरिया पर, है ना, मैं जरा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो एरिया है, दिस एरिया जो कौन है ना, दोनों 2 प्लेटों के बीच का जो कॉमन एरिया है, यस सर। और उसी तरह से दोनों प्लेटों के बीच का ये जो कॉमन एरिया है ना, यस सर। तो ये एरिया और फोर्स की डायरेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज लाइंग इन दीज एरियाज, पैरेलल Yes, टू sir. दीज एरियाज। बिल्कुल सर। तो इस फोर्स की वजह से यदि फेल्योर होगा, यस सर। है ना, तो फेल्योर इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे फेल्योर हो सकता है। तो ये 2 जगह पर है, इसलिए इसको हम डबल शेयर फेल्योर कह सकते हैं। यस सर। फेल्योर इन डबल शेयर, ये डबल शेयर केस है ना, केस ऑफ डबल बिल्कुल शेयर। सर। अब क्या था कि इसमें हमने एक बोल्ट भी डाल दिया था, है ना। यस सर। तो मान लीजिए कि ये बोल्ट है, इस तरह से हमने एक बोल्ट डाल दिया था इसके अंदर। तो इस फोर्स की वजह से बोल्ट की यदि फेल्योर होगी, तो कौन सा एरिया शेयर में यूज होने वाला है, आप ये सर, कह ये सकते कांटेक्ट वाला जो दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में है, हैं, ये वाला एरिया है ना, और इससे नीचे वाला। जो मैं हाँ, जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया। जी सर। तो ये जो एरिया है, ये एरिया बोल्ट का एरिया, बोल्ट का डायमीटर हमने कितना दे रखा है, 3। तो यस ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया आपका हो गया 5/4 फीट। सिमिलरली ये वाला जो एरिया है, ये भी आपका हो गया 5/4 फीट। नोट कर जी लीजिए। सर। जी सर, कर लिया सर। एक सेकंड प्लीज नोट कीजिए। हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ, अनमोल भारद्वाज के बारे में ना सर, हाँ, समझ। ठीक है, ठीक सही है सर, है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर, है ना, बिल्कुल आपने रिमाइंड कर दिया। अब वो जो भी प्रोसेस होगा वो अपने आप हो जाएगा सर, है ना।
तो बस अपने अपने को इंतजार करना है 3-2-3 हाँ हाँ, वो डी फार्मा में आ सकता है ना, ठीक। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये वाला एरिया π/4 और ये एरिया भी π/4, जी सर। टोटल एरिया हो गया 2 टाइम्स π/4 है ना, यस सर। 2 टाइम्स π/4 it is the shearing area and multiplied by tau, it is the shear stress, it is the permissible shear stress, यस सर। permissible shear stress tau। यदि हम एरिया को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई एरिया तो बाय फोर्स आएगा। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ करिए सभी पार्टिसिपेंट्स। उत्कर्ष का ऑन है सर। अच्छा, उत्कर्ष का ही ऑन है और बाकी सबका बंद है, ठीक है, अब नहीं आ रही है आवाज, पहले ज्यादा आ रही थी, है ना, ठीक है। सो इट इज permissible shear stress, when we will multiply this area by the shear stress, it will give us the force, है ना। So maximum force that our joint can bear under double shear is P। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन फोर्स और स्ट्रेस के बीच में जनरेट कर सकते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बात ये चल रही थी कि बियरिंग स्ट्रेस क्या है, अभी हमने बियरिंग पे तो बात की नहीं, अभी तो हमने शियर पे बात की है। तो ये वाला जो ब्लू कलर में जो एरिया है, ये एरिया π/4d² है, क्योंकि बोल्ट एक सर्कुलर डी डायमीटर का सिलेंड्रिकल पीस है, सो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो π/4d² है, तो ये शियरेबल एरिया है। अब आप ये देखिए कि ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है और ये प्लेट नंबर 3 है, 3 प्लेट है हमारे पास। तो पहली प्लेट में हमने होल किया, सेकंड प्लेट में भी होल हुआ है, थर्ड प्लेट में भी होल हुआ है, और उस होल के अंदर हमने क्या डाला है, बोल्ट को इंसर्ट किया है, ये किया ना हमने, होल किया है तीनों प्लेटों में, ड्रिल किया है ना, और उस होल में हमने बोल्ट को डाल दिया, ठीक है। तो बोल्ट हमारा प्लेट के साथ में कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट वाले एरिया को यदि मैं मार्क करना चाहूं, तो पहली प्लेट के साथ जो एरिया कांटेक्ट में है वो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एरिया कांटेक्ट में, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, ठीक है। तो ये प्लेट की ये जो हाइट है, ये तो हो गई इस पहली वाली प्लेट की थिकनेस T1, ये हाइट हो गई प्लेट की थिकनेस के बराबर, ठीक है। और बोल्ट का डायमीटर D है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया को जब मैं देखूं तो ये एरिया मुझे कैसा दिखाई देगा, T1 हाइट का दिखाई देगा और D डायमीटर की उसकी लेंथ होगी। तो इस तरह से मुझे एक रेक्टेंगल एरिया दिखाई देगा। यदि मैं इसको इस तरफ से देखूं, तो राइट साइड में देखूं तो मुझे एक हाइट दिखाई देगी T1, और यदि हॉरिजॉन्टली देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक डायमीटर, बोल्ट के डायमीटर के बराबर एक लेंथ दिखाई देगी। तो ये जो एरिया है ये कांटेक्ट एरिया है बिटवीन द प्लेट एंड द बोल्ट, इट इज द कांटेक्ट एरिया बिटवीन प्लेट नंबर 1, है ना, प्लेट भी हमारे पास 3 है, तो प्लेट 1 एंड बोल्ट, ठीक है। तो जब इस फोर्स की वजह से ये एरिया कांटेक्ट में आएगा, तो बोल्ट की सरफेस और प्लेट की सरफेस दोनों आपस में क्या होंगी, कांटेक्ट में आएंगी। कांटेक्ट में आने की वजह से इनमें क्रशिंग होगी, है ना, कांटेक्ट में आने की वजह से इनमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, कांटेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप, ठीक है। तो इन्हीं कांटेक्ट स्ट्रेसेस को कई ऑथर तो नाम दे देते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, है ना, कई ऑथर इसको नाम दे दें। जब आप ये पढ़ेंगे एलिवेटेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट, वहां पे ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे। इसी स्ट्रेस को कई ऑथर नाम दे देते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, और कई ऑथर इसी को नाम दे देते हैं बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो प्लेट 1 और प्लेट 1 और बोल्ट
जिस एरिया में कांटेक्ट हो रहा है वहां कांटेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और उन कांटेक्ट स्ट्रेसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेस नाम दे रहे हैं। अब ये वाले एरिया पे आ जाओ, ये वाले एरिया देखिए जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, तो ये एरिया, ये प्लेट नंबर 3 है, और प्लेट नंबर 3 की जो हाइट है वो हम मान लेते हैं T3, है ना, उसकी जो थिकनेस है उसको हम मान लेते हैं T3। T1 जो है वो किसकी थिकनेस है, प्लेट 1 की, T3 प्लेट 3 की, और T2 मान लेते हैं प्लेट 2 की। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा एरिया कांटेक्ट में है, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि फिर से एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी हाइट कितनी है, T3 है, और उसकी विड्थ कितनी है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट के बराबर है ना, जो कांटेक्ट है वो इसी एरिया पे हो रहा है। तो ये हमारा एरिया हो गया T3 मल्टीप्लाइड बाई D, और यहाँ पे एरिया क्या हो गया, T1 मल्टीप्लाइड बाई D, है ना। तो यदि मैं प्लेट 1 की बात करूं, प्लेट 1, तो प्लेट 1 के लिए मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बियरिंग एरिया। तो यहाँ पे मेरा बियरिंग एरिया कितना है, T1 मल्टीप्लाइड बाई D, T1 मल्टीप्लाइड बाई D, ये मेरा बियरिंग एरिया है। किसके लिए, प्लेट नंबर 1 के साथ बात करूं तो मैं कह सकता हूं T1 मल्टीप्लाइड बाई D, दिस इज माय बियरिंग एरिया। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू क्या हो गई, T3 मल्टीप्लाइड बाई D, सो दिस एरिया इज T3 मल्टीप्लाइड बाई D, एंड सिमिलर फैशन दिस एरिया प्लेट 2 के साथ जो एरिया है वो एरिया कितना हो जाएगा, T2 मल्टीप्लाइड बाई D, T2 मल्टीप्लाइड बाई D, इस तरह से हो जाएगा। T1 मल्टीप्लाइड बाई D, T2 मल्टीप्लाइड बाई D, T3 मल्टीप्लाइड, ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जहां पे कांटेक्ट हो रहा है बिटवीन द प्लेट एंड द बोल्ट, प्लेट 1 एंड द बोल्ट, प्लेट 2 एंड द बोल्ट, एंड प्लेट 3 एंड द बोल्ट, है ना, प्लेट 2 एंड द बोल्ट, प्लेट 3 एंड, तो हम तीनों एरिया को ज्वाइन कर दें तो हमें टोटल बियरिंग एरिया मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा हमें, टोटल बियरिंग एरिया विल बी गिवन बाय T1D प्लस T2D प्लस T3D। अब इस टोटल एरिया को, है ना, मान लो मैं इसको कहूं 80 इज द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, तो ये टोटल एरिया मान लो मैंने ले लिया 80, जिसकी की वैल्यू ये है, और मल्टीप्लाइड बाय बियरिंग स्ट्रेस, है ना। अब बियरिंग स्ट्रेस को मान लीजिए मैं नाम देता हूं, लेट दिस इज सिग्मा बी दे देता हूं, या कुछ भी नाम दे सकता हूं, लेट बियरिंग स्ट्रेस को मैं नाम दे देता हूं SB, इट इज ए बियरिंग स्ट्रेस, इट इज अ परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, है ना। हर मटेरियल की एक कैपेबिलिटी होती है, मान लो ये मटेरियल स्टील है, तो इस स्टील के लिए परमिसिबल वैल्यू फिक्स है ना, मटेरियल के लिए, है ना। जैसे किसी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस फिक्स होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस फिक्स होती है, ऐसे बियरिंग प्रेशर, बियरिंग स्ट्रेस, कांटेक्ट स्ट्रेस प्रॉपर्टी भी फिक्स है, परमिसिबल। तो जब हम एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिल जाएगा। ओके सर। हाँ, तो मैं जरा सा, बोर्ड चला गया क्या, आपको बोर्ड विजिबल है, नहीं होगा अभी, नहीं है सर। अब विजिबल होगा, है ना। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय यदि बियरिंग स्ट्रेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, है ना। तो और ये फोर्स, और ये जो हमने अप्लाई किया है ना, यदि ये वाला अप्लाई वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो गया तो हमारा मटेरियल या हमारी प्लेट्स या हमारा बोल्ट बियरिंग स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट बियरिंग स्ट्रेस में फेल हो जाएगा। तो सेफ डिजाइन के लिए इस फोर्स की वैल्यू, अप्लाई किए गए फोर्स की वैल्यू परमिसिबल फोर्स वैल्यू से कम होनी चाहिए, ये हमारा डिजाइन क्राइटेरिया है। तो मेरे ख्याल से अब तो आप समझ गए होंगे कि बियरिंग स्ट्रेस और उसमें डिफरेंस है ना। जी सर। ओके ओके, चलिए अब हम थैंक यू सर। वापस आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के बारे में। तो मान लीजिए पिस्टन है, पिस्टन से हमने कनेक्टिंग रॉड अटैच की है, और इस तरह से मान लीजिए ये रोटेशन हो रही है। तो कनेक्टिंग रॉड का एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है,
बी है। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ को चलिए हम मान लेते हैं कैपिटल एल, इसकी लेंथ है ए बी इक्वल टू कैपिटल एल। तो जब इसकी वर्किंग होती है तो यहाँ से मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ऐसे मान लीजिए ना, या मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। दिस इज द सेंट्रल लाइन, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, इस तरह से मान लीजिए पोजीशन, दिस इज ए, दिस इज बी, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज एल। तो इस वाले एंगल को क्या कहते हैं बताइए, नाम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा आईसीजी में। और इस वाले एंगल को क्या कहते हैं और इनमें क्या रिलेशन होती है? इस वाले एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो इन फाई और थीटा में क्या रिलेशन होती है जरा बता सकते हैं? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? एनीवन फ्रॉम यू? चलिए मैं बताता हूँ। साइन रूल आपने पढ़ा है? किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल लगा सकते हैं, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी, ये तो होता ही है। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए ए बी सी, दिस इज ए ट्रायंगल, दिस एंगल इज फाई, इसके सामने की जो साइड है वो क्या है? r, r इज द रेडियस ऑफ द क्रैंक, है ना? रेडियस है, क्रैंक रेडियस है r जो है, r को हम क्या कहते हैं? क्रैंक रेडियस। ठीक है, और ये फाई को हम क्या कहते हैं? एंगुलरिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, इट इज नोन एज एंगुलरिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड की एंगुलरिटी कितनी है? फाई है। और इस थीटा को क्या कहते हैं हम? बताओ। थीटा को हम कहते हैं क्रैंक एंगल, थीटा को कहते हैं क्रैंक एंगल। तो एंगुलरिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक एंगल, ये दोनों वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज होती रहती है ना? फाई चेंज होता रहता है, थीटा चेंज होता रहता है। जब ये क्रैंक रोटेट होता है तो थीटा 0 से 360 वेरी करता है, फाई भी चेंज होता रहता है। तो इन थीटा और फाई में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? तो थीटा की किस वैल्यू पर, है ना, फॉर विच थीटा, ठीक है, थीटा की किस वैल्यू पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आने वाला है, थीटा की किस वैल्यू पर सबसे ज्यादा टॉर्जनल मूवमेंट आने वाला है ना? बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्जनल मूवमेंट। भाई देखो, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम मैक्सिमम वैल्यू पे कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट की किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम उसी को डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे। तो एज ए डिजाइनर हमें पता होना चाहिए कि थीटा की किस वैल्यू पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें हम साइन रूल लगाएंगे। तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है? आर, तो हम लिख सकते हैं आर अपॉन साइन फाई, है ना? आर डिवाइडेड बाई साइन फाई इक्वल टू इस थीटा एंगल के सामने की साइड क्या है? कैपिटल एल, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा रिलेशन, आर थीटा और फाई का रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो अब यहां से हम साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई इंटू एल बाई आर इंटू एल डिवाइडेड बाई, ये हमारी रिलेशन बन जाती है। यहां तक कोई डाउट आपकी? एनीवन? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, है ना? वेरी गुड। तो अब चलिए हम थोड़ा सा इस पे और बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड के ऊपर। तो देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड, जैसे कि मैंने ये पिस्टन बनाया, ये मैंने आपको कनेक्टिंग रॉड बना दी। तो अब कनेक्टिंग रॉड में दो पॉइंट हैं, एक ए और एक बी, है ना? ए और बी के बीच में फिर बहुत सारे पॉइंट आप मान सकते हैं, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो ये जो ए पॉइंट है, इसकी मोशन पे आप ध्यान दें, तो इसकी मोशन जो है वो एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है इसकी, या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है।
तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही कर रहा है ना, टू एंड फ्रो। यदि बी पॉइंट की बात देखें तो ये सर्कुलर रोटेशनल मोशन कर रहा है ना। तो ए पॉइंट की जो मोशन है वो तो रेसिप्रोकेटिंग है, और बी पॉइंट की जो मोशन है वो रोटेटिंग मोशन, ठीक है, रोटेटरी मोशन है। अब ए और बी के बीच में मान लेते हैं कि पॉइंट सी है, या पॉइंट डी है, या पॉइंट ई है, सो मेनी पॉइंट्स। तो आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि डी पॉइंट की मोशन कैसी है ड्यूरिंग द होल जर्नी इस क्रैंक के रोटेशन पर 0 to 360। जब ये क्रैंक 0 to 360 मूव करेगा, ये थीटा, तो ए पॉइंट की मोशन कैसी है, रेसिप्रोकेटिंग है। बी पॉइंट की मोशन कैसी है, रोटेटरी मोशन है। what you can say about the motion of point C, D and E? Anyone? आप में से बताइए कैसी मोशन होगी उनकी। सर सर्कुलर होनी, रोटेटिंग होनी चाहिए। उनकी भी रोटेशन होनी चाहिए, है ना। यस सर। तो ऐसा नहीं है, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि बी पॉइंट तो रोटेटरी मोशन करता है, लेकिन जो अदर पॉइंट्स होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। इसमें मोशन करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं, है ना। जैसे कि बी पॉइंट की मोशन सर्कुलर है, डी पॉइंट की बात करूं तो इसका एक अपना इलिप्स होगा, इसकी मोशन का एक अपना इलिप्स होगा, सी की मोशन का एक अपना इलिप्स होगा, है ना, डी की मोशन का एक अपना इलिप्स होगा। और उन इलिप्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि उसका एक मेजर एक्सिस होता है 2a और एक उसका माइनर एक्सिस होता है 2b। तो ये सभी इलिप्स के मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अलग अलग होंगे, है ना। किसी का मेजर एक्सिस ज्यादा होगा, किसी का मेजर एक्सिस कम होगा, ठीक है। तो ये बीच के सारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मोशन करने के कारण इन सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं, है ना, इस मोशन की वजह से उन स्ट्रेसेस को एक नया नाम हम देते हैं यहाँ पे। वो एक तरह की होती बेंडिंग ही है, लेकिन हम उसको एक नया नाम यहाँ पे दे देते हैं, उसको कहते हैं हुपिंग स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस होते हैं ये एक तरह के फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होते हैं, है ना। मोशन के दौरान टाइम के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है। तो कनेक्टिंग रॉड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द डिजाइन ऑफ आईसी इंजन, और ये अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस पे रहता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, मान लीजिए ये कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन कहीं कहीं पे तो आपको सर्कुलर देखने में आएगा कि कनेक्टिंग रॉड सर्कुलर है, और कहीं मैक्सिमम प्लेसेस पर, है ना, 95% प्लेसेस पे इंडस्ट्री यूज में आप ये पाएंगे कि कनेक्टिंग रॉड का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक आई बीम की तरह होता है ना। उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आई सेक्शन की तरह होता है, आई सेक्शन, है ना। अब इस तरह का क्रॉस सेक्शन कनेक्टिंग रॉड का क्यों बनाते हैं, है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस। तो कनेक्टिंग रॉड के क्रॉस सेक्शन पे हमने थोड़ी सी बात की, और कनेक्टिंग रॉड के स्ट्रेसेस क्या क्या होते हैं हमने थोड़ी सी उस पर बात की, ठीक है। अब जो क्लियर कर रहा हूँ, तो अब मैं जरा सा इस क्रॉस सेक्शन पे बात करूंगा। ये क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन जो जनरली सजेस्ट किया गया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन की ये वाली जो वैल्यू है ये टी है ना। इस टॉप वैल्यू को हम क्या कहते हैं, है ना, ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और नीचे का जो पार्ट है ना, तो इसको हम कहते हैं टॉप वेब, है ना। इसको वेब कहते हैं, इसको भी वेब कहते हैं। ये आपका टॉप वेब है और ये आपका बॉटम वेब है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस को हमने टी ले लिया, इसको भी टी ले लिया, है ना। और ये वाला जो पार्ट है इस वैल्यू को भी हम टी ले लेते हैं, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है उसको मान लीजिए हम ले लेते हैं 5t, और इस विड्थ को हम ले लेते हैं सपोज 4t, ठीक है। ये हमने एक डायमेंशन दे दी। तो अब ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं
जो ये बता सकें कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, कहाँ पहुंच गया, मैं अप्लाइड मैकेनिक्स में पहुंच गया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सौम्य। तो बता सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का आप लोग बड़े आराम से बता दोगे। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/64 d टू द पावर 4 होता है। d क्या है? इसका डायमीटर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में फिर से दो एक्सिस हो गए, एक एक्स एक्स हो गया, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू 5/64 d4 होती है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले? यस और नो? कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/64 d4 होता है। हाँ जी, जवाब दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है पहले से? कोई भी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? Am I audible? उत्कर्ष गोयल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। सर पढ़ा हुआ है सर। हाँ पढ़ा हुआ है ना। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू 5/64 d4 होती है। तो अब आई बाय बाय बताओ, आई बाय बाय मतलब ये वाला जो एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई बाई। तो आई बाय बाय की वैल्यू कितनी होती है? वही सेम होती है, 5/64 d4 ही होती है, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन एक तरह का कैसा सेक्शन है? सिमेट्रिक सेक्शन। ये तो सिमेट्रिक सेक्शन, ठीक है। तो इसके तो आई एक्स एक्स आई वाई तब बराबर होते हैं। अब हम इसकी बात करें आई सेक्शन की, तो इसका जैसे ये सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है? यहाँ पे होता है जी, है ना। तो आपने आई एक्स एक्स बता दिया, आई वाई वाई बता दिया। चलिए अब मैं एक दूसरा सेक्शन ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया ये सेक्शन। ये कैसा सेक्शन है? सेमी सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, सेमी सर्किल, ठीक है। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं होगा। इस सेंट्रोइड से जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्स एक्स कहेंगे ना। और यहां से जो वर्टिकल एक्सिस जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? वाई वाई कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आई एक्स एक्स आई वाई वाई। तो कैन एनीवन टेल कि यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या होगा और आई वाई वाई क्या होगा? आप में से कोई भी बताइए। कुछ पढ़ा तो रहा नहीं हूं मैं आपको, मैं तो बस जस्ट एक रिवीजन कर रहा हूँ, है ना। आईसी इंजन और बस चीजें सब आपस में, देखो हायर लेवल पे जाकर के सारी चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाती हैं, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हिंदी और हिस्ट्री एक हो जाते हैं ऊपर जाके। जैसे ही आप हायर लेवल पे पहुंचते हैं, है ना, बीटेक एमटेक पीएचडी लेवल पे पहुंचे, पता लगा सारे सब्जेक्ट एक ही हो गए, है ना। तो ये पता चल रहा है थर्मोडायनामिक्स अलग है या डिजाइन अलग है, वो सब एक ही में मिक्सिंग ऐसा नजर आता है यार, सारी दुनिया एक जैसी है। तो बताइए, आई एक्स एक्स और आई वाई के बारे में आइडिया अभी नहीं है यदि आपको, तो आज आप ये असाइनमेंट ले लीजिए मुझसे, ठीक है। असाइनमेंट मैं अच्छे से नोट कर देता हूँ असाइनमेंट को, ये बहुत जरूरी है डिजाइन में आपके लिए। आपको जो जो हमारे रेगुलर शेप है ना, रेगुलर शेप में जैसे एक तो सर्किल होता है ना। सर्किल के अलावा आप कहें तो एक सेमी सर्किल होता है। सेमी सर्किल के बाद आप कहें तो एक क्वार्टर सर्किल होता है। क्वार्टर सर्किल के बाद आप देखें तो एक ट्रायंगुलर शेप होता है, राइट ट्रायंगुलर शेप होता है, राइट ट्रायंगल। ये बहुत ही जनरल शेप कहे जाते हैं, है ना। इसके बाद और आप आ जाएं थोड़ा सा उस पर जो है कॉम्प्लेक्स शेप पे आ जाएं, तो उसमें एक टी सेक्शन होता है ना। कैसा सेक्शन होता है? टी सेक्शन, है ना। टी सेक्शन आपने सब सुने होंगे। टी सेक्शन के अलावा आप देखें तो एक जो है एल सेक्शन भी होता है, एल सेक्शन। तो ये इस तरह के शेप्स एल सेक्शन वगैरह आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर शेप बेंडिंग में बड़ा पावरफुल इफिशिएंट होता है ना। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस को बड़ी अच्छे से झेल सकता है। मतलब क्रॉस सेक्शन, आपने मटेरियल चेंज नहीं किया, आपने केवल उसकी ज्योमेट्री बदल दी, उसका क्रॉस सेक्शन बदल दिया डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रॉस सेक्शन बदलने से उसकी बेंडिंग स्ट्रेस को झेलने की जो पावर है वो इंप्रूव हो जाती है ना, ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है, वो ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस झेल सकता है ना। परमिसिबल मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा
ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट बन जाता है। तो एल सेक्शन हो गया है ना, ऐसी बहुत सारे सेक्शन है, टी सेक्शन, एल सेक्शन। अभी कनेक्टिंग रॉड में हमने क्या ले लिया था, आई सेक्शन ले लिया था, हाँ ऐसे यू सेक्शन हो सकता है, बहुत सारे सेक्शन बनाए जा सकते हैं। और फिर ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स है, फिर इसके अलावा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर सिंपल टाइप के शेप्स पे वर्क करें, है ना, जिससे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। तो ये जो शेप है ना, सर्कुलर हो गया, सेमी सर्कुलर, इन सब की आपको एक तो सेंट्रोइड पता होने चाहिए, पढ़ लेना आज। सेंट्रोइड सबके पता होना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा तो आधे लोग सेंट्रोइड बता पाएंगे, आधे लोग सेंट्रोइड नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता रहना चाहिए कि इसका आई एक्स एक्स क्या है। फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इनका आई वाई वाई क्या है। ठीक है, दोनों चीजों का आपको आइडिया रहना चाहिए। सेंट्रोइड, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सर्किल के केस में सेंट्रोइड कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर पे होता है ना। यदि इस पॉइंट से हम रेफरेंस लेके देखें तो सेंट्रोइड की डिस्टेंस क्या है, रेडियस के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स बार इक्वल टू आर, यही कहेंगे, और वाई बार इक्वल टू 0। इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर, ए पॉइंट को ओरिजिन मानकर इस सेंट्रोइड के क्या कोऑर्डिनेट है, वही तो एक्स बार वाई बार होते हैं। तो एक्स बार आर हो गया, वाई बार 0 हो गया। अब इसी पॉइंट को ओरिजिन मानकर सेमी सर्किल के केस में क्या हो जाएंगे, जरा बताओ कोई। यही हो जाएंगे सर। एक्स बार क्या हो जाएगा, वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स बार आर हो जाएगा, वाई बार 0 हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। देखो ये हमारा सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है ना, तो एक्स बार तो आर ही हो गया, यही डिस्टेंस है, और वाई बार तो डिफरेंस हो जाएगा। वाई बार की जो हाइट है वो आपने पढ़ी होगी, कितनी होती है, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई, याद आ रहा होगा आपको। तो वाई बार जो लाई करता है सेमी सर्कुल के केस में, जो सेंट्रोइड होता है वो डायमीटर से 4r बाई 3 पाई पर लाई करता है ना। इसको बहुत वेल डिफाइंड वे में आप समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए कि एक्स बार आर होता है, वाई बार 4r बाई 3 पाई होता है। सिमिलर, क्योंकि देखो जब सेंट्रोइड की जानकारी अच्छे से होगी तभी आपको आई एक्स एक्स समझ में आएगा। आई एक्स एक्स और आई वाई बिना सेंट्रोइड के निकलेंगे ही नहीं, ना कैलकुलेट होंगे और ना समझ में आएंगे। तो फर्स्ट यू कंसंट्रेट ऑन द सेंट्रोइड ऑफ दीस सिंपल, ज्यादा थोड़ी ना 5-6 फिगर है। सर ओरिजिन तो सर ए पे लिया था ना आपने? हाँ, ओरिजिन मैंने ए पे लिया है, दिस इज द ओरिजिन 0 0। तो जब मैं इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, है ना, ध्यान से दिखाता हूँ आपको। जब मैं इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा तो ये वाली डिस्टेंस तो एक्स बार है, और ये जो हाइट है ये डिस्टेंस कौन सी है, वाई बार है। तो एक्स बार तो आर हो गया, लेकिन जो वाई बार है वो डायमीटर से थोड़ा सा ऊपर है, और कैलकुलेशन से जब हम निकालते हैं मेथड से, तो इसकी वैल्यू 4r बाई 3 पाई मिलती है हमको, है ना। मैं आप कहें तो मैं इसका प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, और सब बुक्स में दिया हुआ है प्रूफ कि वाई बार की वैल्यू 4r बाई 3 पाई होती है इन द केस ऑफ सेमी सर्किल। अब जरा सा क्वार्टर सर्किल पे बता दो, एक्स बार क्या होगा और वाई बार क्या होगा, कोई भी एक्स बार की वैल्यू बता दो, वाई बार की वैल्यू बता दो। चलो इसको ओरिजिन मान लो 0 0। कोई एक पॉइंट को ओरिजिन मान के आंसर देना चाहिए, है ना। यदि हम पॉइंट बदल देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। 4r अपॉन 3 पाई। एक्स बार हो गया 4r बाई 3 पाई, शाबाश, और वाई बार हो गया 4r बाई 3 पाई। दोनों ही सेम हो गए इस केस में। यहाँ पे सेंट्रोइड होता है और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वैल्यू एक्स बार हो जाती है और ये वाली वैल्यू वाई बार हो जाती है। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल के केस में, ट्राइंगल तो हमने डिस्कस किया अभी मशीन डिजाइन की क्लास में, h/3 और b/3 होता है सर। यस, b/3, यदि ये बेस b है और इसको ओरिजिन मान लिया, है ना, तो ये b/3 और h/3, इसको ओरिजिन माना। जब यदि हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो हम बी पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो आंसर क्या होंगे बताओ, एक्स बार के और वाई बार के। 2h/3 और 2b/3 हो जाएगा सर। पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे तो 2b/3 और y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 2h/3। तो x बार हो जाएगा हमारा -2b/3। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो क्या कंसीडर होती है, नेगेटिव, और ओरिजिन से राइट साइड की वैल्यू क्या कंसीडर होती है, पॉजिटिव। तो इसको मैंने ले लिया -2/3 और ये हो गया 2h/3 प्लस 2h/3, ये तो ऊपर की वैल्यू है। तो इस तरह से हम चीजों को निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल बता दिया। अब आपको टी सेक्शन का बताना है, सेंट्रोइड कहां पर रहता है ना। 2 मिनट का जीरो सेशन है, प्लीज कैलकुलेट करके बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। किसके बारे में जानकारी चाहिए आपको? क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है, मैं आपको मिलाता हूँ थोड़ी देर में, मेरी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं जस्ट 10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। हाँ। तो कुछ आइडिया लगा? हैव यू लर्न समथिंग? मतलब बेसिक बेसिक चीजें मैंने डिस्कस की हैं, कुछ नया नहीं, लेकिन आपके बहुत काम में आने वाला है, ये सब चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। तो मैं इसे फिलहाल क्लियर, ये असाइनमेंट ले लीजिए आप, है ना। मतलब ये सिंपल सिंपल फिगर्स के आपको सेंट्रॉइड, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो अब मैं जरा सा टी सेक्शन पे बात करूंगा, है ना। 5 मिनट और लगाता हूँ मैं टी सेक्शन। लेट आई एम ड्राइंग ए टी सेक्शन। ठीक है, ये टी सेक्शन हो गया। अब टी सेक्शन की कुछ डायमेंशन होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए एक ये वाली डायमेंशन सपोज 100 है, मान लेते हैं अपन कुछ भी, है ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको 10 मान लेते हैं, है ना। और आपका ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं 150, ये 150, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि सेंट्रोइड कहां पर है, और आप एक पॉइंट फिक्स करिए पहले तो, है ना। मान लो ये वाले पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें, इस पॉइंट को हम क्या मान लें, ओरिजिन। इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, किसी को भी मान लो, है ना। आप जिस पॉइंट को भी रेफरेंस लेंगे वहीं से आपके आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे, वहीं से आपके आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे, है ना। तो आप उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो ये जो सेंट्रोइड है, तो यदि आप इसको, ये सेंट्रोइड है, यहाँ कहीं इसका सेंट्रोइड आता है, तो यदि आप इसको ओरिजिन मानते हैं, लेट आप पॉइंट ए को ओरिजिन मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये तो आपकी हो गई एक्स बार, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपकी हो गई वाई बार। इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएंगे। और यदि आपने इस पॉइंट को मान लिया, दूसरे वाले पॉइंट को, है ना, मान लीजिए कि आपने ये वाले पॉइंट को मान लिया, दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी आपकी एक्स बार, और ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी वाई बार, ठीक है। वर्टिकल लाइन ये पूरी कंप्लीट वाई बार हो जाएगी। तो जैसे ही आपका पॉइंट बदलेगा आपके एक्स बार वाई बार के आंसर बदल जाएंगे। तो क्या आप में से कोई भी मुझे एक्स बार और वाई बार किसी भी पॉइंट से, आपकी अपनी मर्जी का पॉइंट है, यू चूज योर ओन पॉइंट, क्या मुझे एक्स बार वाई बार बता सकते हो? 2-3 मिनट आपको दे देते हैं। अभी देखो 11:55 हो रहा है, 11:58 तक बता दो। चलो, कितने लोग कर सकते हैं? हाँ ना बता दो। बहुत मतलब इजी प्रश्न है, सेंट्रोइड निकालना, मैकेनिक्स की फर्स्ट ईयर में सीखते हैं हम लोग, है ना। सर अगले लेक्चर में बता देंगे सर। क्या करेंगे? सर एक्स बार तो निकल आएगा ना, क्योंकि सर एक्सेस अगर सिमेट्रिक मान लेंगे, अगर इसके वाई एक्सेस के सिमेट्रिक मान लेंगे जैसे, तो एक्स बार x/2 हो जाएगा, और वाई बार हम फिर एक्सेस थ्योरम से निकाल देंगे सर। हाँ, तो वाई बार बता दीजिए। एक्स बार तो आपका कितना हो गया आंसर? 50, 100 का आधा 50 हो जाएगा, है ना। एक्स बार 50 हो गया, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। सिमेट्री से भी हम मतलब अंदाजा ले सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, है ना। जैसे कि मान लो ये हमारा टी सेक्शन है, और इस टी सेक्शन में बीच में से एक एक्सिस ड्रॉ कर दें, ये एक्सिस आपने ड्रॉ कर दी, तो इस एक्सिस के लेफ्ट साइड में पोर्शन को नजर करिए और राइट साइड के पोर्शन को नजर करिए, वो दोनों बिल्कुल क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। तो ये एक्सिस एक तरह से क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मिरर इमेज एंड लेफ्ट साइड इज द मिरर इमेज ऑफ राइट साइड। तो जब जो हमारा सेंट्रोइड होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लाई करता है। ये भी एक थ्योरम है कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, 100 है ना। इस वाले पॉइंट से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है, 100। नहीं, ये टोटल 100 है, तो 100 का आधा कितना हो गया, 50। तो एक्स बार आपका कितना हो गया, 50। बिल्कुल सही बताया है ना, जिनने भी बताया। क्या नाम है आपका?
राहुल शर्मा सर। राहुल शर्मा, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने एक्स बार। और अब मुझे आप वाई बार का आइडिया भी दीजिए कि आप वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस a1 A2 प्लस a2। इस फॉर्मूले का आप टोटल यूज एरिया। करेंगे और आप आराम से वाई बार कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यूज बता दो। a1 की वैल्यू क्या होगी सर 155 हो जाएगी टोटल। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, आपकी चॉइस है जो भी आप माने। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 10 1000 हो गई। और a2 की वैल्यू 150 मल्टीप्लाइड बाई 10, है ना, इसको भी हम 10 ले लेते हैं डिस्टेंस को, तो ये हो गई 1500। a1 मिल गया, a2 मिल गया। अब बताओ y1 कितना होगा, बताइए y1 कितना होगा, y2 कितना होगा। अब y1 y2 के लिए आपको पॉइंट, जो भी पॉइंट आपने फिक्स किया होगा वहीं से मेजरमेंट होगी। यदि आपने ये पॉइंट फिक्स कर रखा है तो इसके हिसाब से मेजरमेंट होंगी, ये पॉइंट फिक्स कर रखा है तो इसके हिसाब से मेजरमेंट होंगी। ठीक है, यदि आपने ये वाला पॉइंट फिक्स कर रखा है, नीचे वाला मान लो ये पॉइंट फिक्स कर रखा है आपने, तो यहाँ से मेजरमेंट, है ना, तो वहीं से आपके आंसर्स आ जाएंगे। जिस पॉइंट को आप फिक्स करेंगे वहीं से आंसर आ जाएंगे। जैसे ये पहले वाले रेक्टेंगल है, मान लो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, तो इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं लाई करेगा G1, है ना। इस G1 की हाइट आप बॉटम से देखेंगे C पॉइंट से, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 150 प्लस 10 का आधा, 150 प्लस हाफ ऑफ 10 यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा 155। तो y1 आपके केस में कितना हो जाएगा 155। यदि आपने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है तो C पॉइंट को ओरिजिन माना है, तो ध्यान दीजिए यदि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानूंगा तो आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी ओनली 5, करेक्ट। अब y2 आप देखें तो इस नीचे वाले रेक्टेंगल का सेंट्रोइड आप देखें तो 150 का आधा कितना हो गया 75, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। और आप इसमें जस्ट सॉल्व पुट करिए वैल्यू, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका कहां से माना जाएगा, इसी पॉइंट से माना जाएगा, C पॉइंट से, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस में C पॉइंट को फिक्स कर रखा है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट दी सेंट्रोइड। अभी तो मैंने आपको सेंट्रोइड की बात की है, अब इसमें IXX निकालना है ना। इस G पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जाएगी IXX हो जाएगी, इसी पॉइंट से जो वर्टिकल एक्सिस जाएगी वो IYY हो जाएगी। तो क्या आप लोग IXX और IYY निकाल सकते हैं? मेरे साथ कितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं इस वक्त? 31 पार्टिसिपेंट्स। तो क्या इनमें से आप में से कुछ हैं 25-30 लोग, 25-26 लोग जो इसका IXX और IYY निकाल लें? यस सर, IYY तो इजीली निकल आएगा। अगर सिमेट्री है तो BH3/12 प्लस BH3/12 हो जाएगा सर दोनों का, है ना। आई बिल्कुल सही है, दो रेक्टेंगल हैं तो दोनों का अलग अलग हम BH3/12 प्लस BH3/12 कर देंगे। ठीक है, और IXX के लिए सर उसमें हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि वो सिमेट्री नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उस केस में हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिक्वायर्ड एक्सिस पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी बड़े आराम से निकल आएगा। तो इस जिस तरह से अभी आप ये जवाब दे रहे हैं उत्कर्ष गोयल, उसी तरह से अभी आप कौन बोल रहे हैं, राहुल या उत्कर्ष? सर राहुल। राहुल। तो जिस तरह से राहुल ने जवाब दिया है उसी तरह से आप सबका जवाब आए तो बहुत खुशी होगी ना। सबको ये मेथड बिल्कुल ऐसे ही बिना हिचकिचाहट के क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सर हम कर लेंगे सर, इसमें कुछ नहीं है। वाई बार भी निकाल देंगे, IXX भी निकाल देंगे, IYY भी निकाल देंगे, ट्रांसफर भी कर लेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत अच्छे से हमें क्लियर है, हम निकाल देंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन का IXX और IYY निकाल कर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा या नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर बताइएगा, है ना। जिसका निकला है वो व्हाट्सएप करके कर देंगे। तो क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट तो नहीं है फिलहाल यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ सेशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।